बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक खुशगवार सुबह में आप लोगों को एक बार फिर से वेलकम कहेंगे, हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ। दुआ यही है कि अल्लाह ताला इसी तरह से आपको हंसता मुस्कुराता और सेहतमंद रखे। लेकिन क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे जान लेते हैं कि ये जो फतह का सिलसिला है इसी तरह से जारी रहने वाला है या फिर आगे हमें कुछ उतार चढ़ाव भी देखने में आएगा। गेम है, वैसे सब चीजें गेम का हिस्सा होती हैं। एक एक कमेंट ले लेते हैं, फिर बढ़ेंगे टॉप स्टोरीज की तरफ। आमिर रजा खान साहब और राव दिलशाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। ये फतह का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, लाहौरी एंजॉय करते रहेंगे? नहीं, ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो बाहर से टीमें आई हैं, लाहौर कलंदर जो है लाहौर में ही प्रैक्टिस करती है, ठीक है, उसका होम ग्राउंड है। लेकिन जो टीमें बाहर से आती हैं फिर वो आहिस्ता 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 क्लाइमेटाइज हो जाती हैं। उनको पता चल जाता है पिच का बिहेवियर क्या है, स्टेडियम का जो सर्कल है चौके छक्के का वो कितना है। तो वो सारी चीज़ें जब उनके पास आ जाती है, हवा किस तरह से चले तो किस तरह से सहूलत मिलती है, ये भी सिर्फ लाहौर कलंदर के पास है। बाकी टीमें भी इससे यूज हो जाएंगी। देखिए काफ़ी मैचेस हो चुके हैं, मेरे ख्याल 6 या 7 मैचेस हो चुके हैं। तो अब तक की जो परफॉर्मेंस है लाहौर कलंदर्स की वो सेटिस्फैक्ट्री है। हाईएस्ट स्कोर किया 242 रन्स किया प्रीवियस मैच में, और इस मैच में भी 200 रन्स का हदफ जो था वो अबूर किया। और उसके बाद जो दूसरी टीम थी वो 90 रन्स पर जाती है। हालांकि बड़ी ज़बरदस्त टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की चैम्पियन रही है और बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आई। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने एक और भी चीज़ जो आमतौर पर चेजर्स के लिए जो मैचेस हैं वो ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि बैटिंग विकेट्स हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में दोनों मैचेस में जिस तरह से हमने देखा कि डिफेंड करने में भी कामयाब हुए हैं। जो प्रीवियस मैच था बड़ा दिलचस्प रहा, 200 स्कोर वो दूसरी टीम भी कर गई। तो इसका मतलब है कि जो 30-40 रन एक्स्ट्रा थे वो बचा गए लाहौर कलंदर्स को। तो विकेट तो जाहिर है बैटिंग है, यही होता है T20 में। और PSL का हुस्न भी यही है कि चौके छक्के लगते हैं और शायकीन क्रिकेट को भरपूर तफरी मुयसर है, जिसके लिए वो खवार होकर स्टेडियम तक पहुंचते हैं। तो हल्ला गुल्ला भी वहाँ पे चलता रहता है। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अब टॉप 3 टीम्स में तो लाहौर कलंदर्स शामिल है ही, और दूसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर। और उम्मीद मैं चूंकि लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट भी करते हैं इखलाकी तौर पर भी और वैसे भी। और आप जिसको मर्जी करें, आपका राइट है, आपका राइट है, आप जिसको मर्जी करें। बहरहाल मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि लाहौर कलंदर इस मतलब फिर दिफाई चैंपियन भी है और इस मतलब फिर चलिए जी, इंशाल्लाह हम दुआ गो भी हैं। सो अब बढ़ जाते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर, भारी फीसों से निजात, निजी अस्पतालों के रेट मुकर्रर होंगे। फाइनली कोई अच्छी खबर भी आ गई है जी। निगरान हुकूमत का रमजान पैकेज, मुस्तहिकीन को 4000 रुपए देने की तजवीज़। हड़तालों से बहरान बढ़ने लगा, मैशत का पहिया चलने दें बिजनेस कम्युनिटी। और डिजिटल पार्किंग सिस्टम अब क्या है ये भी आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। जी तो नाजरीन, खबरें आप जान चुके हैं और हम अपनी खबरों की तरफ बढ़ेंगे। भारी फीसों से निजात जी, और निजी अस्पतालों के अब जो हैं वो रेट मुकर्रर होंगे। करने क्या जा रहे हैं और इससे मरीजों को किस तरह से फ़ायदा होगा। सेकेंडली, एक बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह के फैसले हो जाते हैं कागज़ों तक, अखबारात तक, खबरों तक, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराना, ग्राउंड में जाके फॉलोअप लेना, मेरे ख्याल से हमेशा ये चीज़ चैलेंज रही है। आमिर भाई, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये लूट मार जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की ख़त्म नहीं होती, चाहे आप ये फैसला कर दें। लेट्स से इस खबर के अंदर शामिल है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस के जो फ़ीस है वो मुकर्रर कर दी जाएगी। ये फ़ीस मुकर्रर कर दी जाएगी। हार्ट का पेशेंट है तो उसके लिए 5 लाख रुपए मुकर्रर कर दिए गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। अब ये करेंगे ये कि ये एक नई चाल खेलेंगे। ये कहेंगे जी हम सर्विसेज के पैसे लेते हैं। मसलन इनकी जो नर्सिंग की फ़ीस होएगी वो लाखों में चली जाएगी, इनकी जो मेडिसिन की फ़ीस होएगी वो चली जाएगी, इनके डॉक्टरों के जो विजिट के पैसे होंगे जो प्राइवेट डॉक्टर के, उसको बढ़ा देंगे। तो ये मामला वहीं पे, मरीज़ को फ़ायदा नहीं होने वाला। मरीज़ को फ़ायदा उसी सूरत में होगा, मैं फिर कहता हूँ कि
कि अगर हम सरकारी हॉस्पिटल्स में अपनी फैसिलिटीज़ को बेहतर करें, इनको पाबंद करें कि ये बाकी अखराजात जो हैं ये मरीज के पेटे में नहीं डालेंगे। अगर ये है तो जिसके पास अच्छा डॉक्टर है लोग उसके पास जाके ऑपरेशन कराएंगे, जिसके पास अच्छी नर्सिंग है उसके पास चले जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए। तो ये अपनी सर्विसेज को बेहतर ज़रूर बनाएं, बेहतर से बेहतर दिखाएं ताकि लोग आ जाएं। तो ये जो 4-5 लाख रुपया किसी ऑपरेशन का लेंगे उसमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको 4.5 लाख रुपये बचेगा। नहीं बचता तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से पूछ लें, उनके अच्छे खासे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ हैं और वो खुद भी अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाती हैं, तो उनको पता है और पिछले दौर में उन्होंने काफ़ी नवाजा भी है इनको। अल्लाह ताला रहम करे। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सरकारी प्राइवेट किसी हॉस्पिटल के बस किसी को डाले ना, जो हालात यहाँ पर हैं और जिस तरह से गरीब बेचारे परेशान हैं। राव साहब क्या देखिए, सोल्यूशन तो आपकी इस दुआ में शामिल है कि अल्लाह ताला इनसे ना, अदरवाइज अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो एक कसाब में और प्राइवेट हॉस्पिटल इंतजामिया में कोई फ़र्क नहीं है। यकीन कीजिए कि कोई फ़र्क नहीं है। मैं सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ, ये फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ कार्ड की जो फैसिलिटी है उसको किस तरह पैरों तले रौंदा जाता है और मर्ज़ी के मुताबिक ट्रीट किया जाता है। और फिर गायनी का एक जो ऑपरेशन है अगर आपने करवाना है, एक तो वो फैशन बना लिया हुआ इन्होंने उसका जी सजीलियन फैशन है और फैशन जूलियस सीजर दे बच्चे ने ना और देखिए कि उसमें फिर जिस तरह से वो बिल की जो अमाउंट बनती है और आम आदमी के लिए सरकारी हॉस्पिटल में वही 10 रुपये की या 100 वो पर्ची पर उसका काम होगा, और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एक तो वो रूम चार्जेस और फिर वार्ड के नाम पे भी 3 बेड्स का वार्ड है, उस पर भी पैसे इतने ज्यादा बनाते हैं और मजबूरी की हालत में लोगों के पास नहीं है लेकिन लाखों रुपए लेते हैं। और देखिए, और जुल्म ये होता है कि अब चूंकि अगर तो ये प्राइसिंग रेगुलेशन एक्ट 2023 का नफाज करने जा रहे हैं, कवानीन पहले भी मौजूद थे लेकिन अब इस कानून के तहत हेल्थ केयर कमीशन को ये एम्पावर करने जा रहे हैं। अब हेल्थ केयर कमीशन का गिरेबान पकड़ना चाहिए गवर्नमेंट को कि आपका ये जिम्मेदारी है इस पर अमल दरामद करवाना, तो हर सूरत में अमल दरामद करवाएं। देखिए, वही प्रोफेसर जो है वो 10 रुपए की पर्ची पे आपको सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता, वही प्रोफेसर आपको 5,000 रुपये वाले वही उसी से ही वही प्रोफेसर कोई सरखाब के पर नहीं किसी को लगे, वही आपको शाम के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल में दस्तयाब होगा। और उसके अलावा फिर जो उनका अपना फार्मेसी की जो अद्वियात वो अलग से हैं, फिर मोनोपली है इस तरह सारी। तो इस मोनोपली को तोड़ने के लिए प्राइसिंग रेगुलेशन एक्ट एक बेहतरीन कानून है। अगर इस पर अमल दरामद मनोन कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। सिर्फ आपने इसकी मॉनिटरिंग करनी है और किसी की जुर्रत नहीं है स्टेट के आगे कोई करे, लेकिन चूंकि ये एक माफिया है और जिस तरह से मैंने कसाब का लफ्ज़ इसलिए बोला है कि जब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर आपको लग पता जाता है इवन देन कि आप उसकी कोई जो होंगे वो मेमोरियल ट्रस्ट होंगे वो सारे उसके एक सेकंड दे, ये इसके नाम बड़ा अच्छा है, हेल्थ केयर कमीशन। अगर आपने अपनी हेल्थ केयर करानी है तो कमीशन, हेल्थ केयर कमीशन। तो एनीवे इसमें इदारा ये मौजूद है और आप शुरू करें इनको। पहले तो आप फीसों का तयन करें, और ये फीसें जिस तरह से आपको याद होगा कि डेंगू के हवाले से आप मन मर्जी फीसें लेते थे तो फिर बाहर इनको लगाना पड़ी थी फहरिस्तें कि 90 रुपये में टेस्ट होगा। तो इसी तरह इनके तमाम टेस्ट की जो फीस है ये हेल्थ केयर कमीशन इनके बाहर दरवाजे पर अवेजा करे ताकि आम आदमी को पता हो, और अब वो बंदा जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है वो भी वहां पर ट्रीटमेंट करवा सके। फिलहाल तो एक सेकंड मुझे एक बड़ा हॉस्पिटल है आमिर भाई, एक हॉस्पिटल है किनाल रोड पे, उस हॉस्पिटल से वही जो हार्ट की सर्जरी है वो 17 लाख रुपए में होती है, वही हार्ट की जो सर्जरी है वो 1.5 से 2 लाख रुपए में पीआईसी से होती है। अब मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा उनके पास कोई जादू का चिराग है जिससे वो बहुत हाई फाई ऑपरेट वो कर लेते हैं या नहीं। मैं इसमें और कहता हूँ, मैं कहता हूँ प्राइवेट डॉक्टर्स जो है इनकी फीसें भी मुकर्रर कीजिए। आपने बिल्कुल एग्जैक्टली नुक्ता उठाया है कि इनकी फीसें भी, मैंने आंख का जब ऑपरेशन कराना था तो एक डॉक्टर जो था उस वक्त में, आज से 4-5 साल पहले की बात है, 6,000 रुपये लेता था फीस, कोई 3,000 लेता था, कोई 5,000 लेता था। गरीब आदमी के लिए आंख का मुआयना कराने में मसला हो गया था।
ऐसे ही। और जो हॉस्पिटल्स में जिस तरह से डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स देखते हैं तो लोग बेचारे डरते हैं। मेरा तो क्योंकि खैर ऑफिस ने कराना था तो मुझे इस पे नहीं था, लेकिन मैं ये हैरान था कि ये मुख्तलिफ फीसें हैं और औसत ये नहीं अच्छा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की फीसें भी मुकर्रर करती हैं। एग्जैक्टली मुकर्रर हो क्यों ना हो, लेकिन वो जो फिर इनकी फीसें मुकर्रर हो। देखिए अब इस स्टेज पर ये पहुंच चुके हुए हैं कि ये खाल उतारने से बाद आए। अगर इन्होंने 5-5 हज़ार या 10,000 फीसें जिन लोगों ने मिसाल बनाना ना, जिनका नाम डॉक्टर साहिबा का आमिर भाई ने ले लिया था, वो लोग ही अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को नवाजेंगे और अपना काम चलाएंगे, तो फिर नीचे कौन पूछेगा? खाल उतारने वाला मामला था, आपने ब्रेक लेनी होगी। खाल उतारने वाला मामला अपनी जगह है, ये तो आजाद तक निकाल लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ काट लेते हैं ये, और वाकई ये खौफनाक हकाइक है जो अक्सर मंजर यहाँ पर आते भी रहते हैं। खैर हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, माह मुबारक की आमद है, और ऐसे में जी निगरान हुकूमत ने रमज़ान पैकेज की बात की है। मुस्तहिकीन को 4,000 रुपये देने की तजवीज़ है। 4,000 रुपये जो दिए जाएंगे मेरे ख्याल से इनफ नहीं है। राव साहब देखिए, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत इसका डेटा 1 करोड़ जो लोग हैं उनका डेटा मुरतब किया गया। ये डेटा इनके पास पहले भी मौजूद है। जब एहसास कफालत कह लें या इससे पहले जो प्रोग्राम शुरू किया, एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया गया, उस वक्त का ये डेटा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। लेकिन 4,000 रुपये मैं नहीं समझता कि इससे अब जब 650 रुपये का घी होगा, 1,500 रुपये के करीब आपको आटे का थैला मिलेगा, खरीद ले, और अब 10 किलो का आटा अगर एक फैमिली है तो 3 दिन या 4 दिन चल जाएगा मैक्सिमम। और इस सूरत हाल में बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी, अब आपको पता है कि जो दालों की कीमतें हैं इस वक्त उनके सरकारी निर्खनामे पे के मुताबिक अगर आप सिर्फ उनको कैलकुलेट करें, जो कि एप्लीकेबल नहीं है, पूरे शहर में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन वो भी इस्तात से बाहर हैं आम आदमी के। तो ऐसी सूरत हाल में देखे ना, उन्होंने उतने बजट में भी तो मैनेज चीजें देखिए, ये निगरान गवर्नमेंट के लिए तजवीज़ है। वैसे मुफ्त मशवरे की कोई वक़्त नहीं होती, ये मैं अक्सर कहता हूँ, लेकिन जो 35% आप महंगाई के एलिमेंट को कम कर सकते हैं बेहतर मैनेजमेंट से। बेहतर मैनेजमेंट क्या है कि आप शहर में जिस सस्ते बाज़ार लगाने हैं आपने, या रमज़ान बाज़ार आपने लगाने हैं 30, उनकी तादाद आप 45 कर दें या 50 कर दें, और बराह रास्त मंडियों में ऑक्शन जिस तरह से होती है, और ऑक्शन के फौरी बाद सामान को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उन स्पॉट्स पर लाए, तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा आबादी को कैटर कर सकते हैं। मिडल मैन का रोल आप निकालने से 35% तक अशिया खुरोनोश वो वाली जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं, सब्जियां, फल, और उन पर आपका ये इम्पेक्ट आ सकता है। लेकिन ये चूँकि सरकारी डिपार्टमेंट्स ने सिर्फ इखराजात करवाने होते हैं और सब्सिडी के नाम पे पैसा, पता नहीं वो इतना पैसा जाता कहाँ है। वो सब्सिडी अप्रूव्ड हो जाएगी, उसके बाद ये इतना एहसास कफालत के करियाना स्टोर्स को इन्होंने एनलिस्ट किया हुआ है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो पाया। अब ये निगरान गवर्नमेंट इस पर भी अगर कर ले तो मेरे ख्याल से चलो इट वुड बी अ साई ऑफ रिलीफ। मुझे लगता है कि एक दफा फिर से इनको डेटा कलेक्ट करना होगा, क्योंकि आमिर भाई बड़े नकाइज थे। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कभी किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया है कि नकद पैसे जो हैं ये इनको दिए जाएं। चले 4,000 कम है, सही कह रहे हैं, 4,000 कम है, लेकिन इससे भी बहुत सारों का बहुत सारा मसला हल होगा। अच्छा, एक ये है, लास्ट टाइम जो रमज़ान बाज़ार लगे जनाब वसीम अकरम प्लस बुज़दार सरकार के दौर में 4 अरब रुपया सिर्फ टेंटों का खर्चा था। ऐसे ही है। अच्छा, 4 अरब रुपया ये था। फिर उसके बाद लाहौर में, लाहौर पूरे पंजाब में उसके बाद खांचे ये थे कि ये फ़लाँ डीसी ऑफिस का बंदा है, ये फ़लाँ एसी का बंदा है, ये इसको ये मुफ्त देना है, ये मुफ्त देना है। सिर्फ सब्जी और फल पे 2 रुपये का फ़र्क है ओपन मार्केट से। ये मैं हमेशा, आप भी गवाह में हमेशा कहता हूँ कि ये रमज़ान बाज़ार नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल ये झूठ और फजूल चीज़ है। मैं 400 रुपया किराया लगा के रमज़ान बाज़ार तक पहुँचूँ और फिर मैं घटिया दर्जे के, जो कि मेरे डीसी ने, मेरे एसी ने, मेरे बुला बुला अफसर ने पैसे लेकर या गोश्त लेकर पास किया है, उसको ख़रीदने पर मजबूर हूँ। क्या ज़रूरत है? इससे बेहतर ये तरीका है, आप 4,000 रुपये नकद दें, इसके बाद आप घी वालों से मुज़ाकरात करें, आटे वालों से करें, सब्सिडाइज आटा, सब्सिडाइज घी, सब्सिडाइज
चावल आपको मोहल्ले की दुकान से मिलना बिल्कुल आपने सही कहा। ये मैं हर रमजान पे ये किराना स्टोर्स का डेटा मौजूद है ना, आप कर बिल्कुल ऐसे ही है, मैं ऐसे हमेशा ही है। कहता हूँ रमजान बाजार फजूल चीजें हैं, ऐसे ही बिल्कुल ये हमेशा। सिर्फ शौगिरी है, ये बड़ी बड़ी तस्वीरें होर्डिंग्स लगाने का एक जरिया बस। है और ये कमाई का जरिया उन लोगों के लिए, यानी 4 अरब रुपया ये आपको- टेंटेड का खर्चा है उसका, बाकी खर्चे तो अभी बिजली है, अभी वहाँ पानी है, अभी कहीं वहाँ आप पंखे साफ ले रहे है, होते हैं, साफ है, हाँ। सोफे लगते हैं, पता नहीं क्या क्या लगता है, लेकिन 4 अरब रुपया खुदा का खौफ करें इस मुल्क को, इस सूबे के अवाम के पैसे को किस तरह लूटा जाता रहा है। आपको लगता है कि ये फजूल एक एक्टिविटी है, लेकिन आपने कभी इनका एक रमज़ान बाज़ार का अगर आप डेटा चेक कर लें तो कितने लोग वहाँ पर आए, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा ये फजूल नहीं है। आपकी तजवीज़ ज़बरदस्त है कि आप इसको किराना स्टोर मोहल्ला की सतह पर ले जाएं, इसमें कोई शक नहीं है, इसका भी डेटा मौजूद है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास डेटा मौजूद है। जब एहसास कफालत प्रोग्राम, एहसास राशन प्रोग्राम ये शुरू कर रहे थे तो उस वक्त तमाम जो किराना स्टोर्स हैं गली मोहल्लों के डोर स्टेप पे लोगों की मौजूद हैं, उनका डेटा मौजूद है, उनको भी फैसिलिटेट किया जा सकता है। यानी क्या मजाइका है कि अगर सब्सिडाइज आटा, चीनी और जो चीज आपने लिखा हो रमजान जो आप 11 आइटम्स आप रखते रमजान हैं, पैकेज। जो 11 आइटम्स आप रखते हैं सब्सिडाइज, कोई मजाइका नहीं कि ये मोहल्ले की शॉप पर ना पहुंच सके। लेकिन आमिर भाई पहुंचाएगा कौन? गवर्नमेंट 27 यहाँ 27 आटे के रमजान थैले बाजारों तब्दील कर दिए जाते में हैं। 30 रमजान बाजारों में जो मैं आपको बात कर रहा हूं, शायद आप समझे नहीं कि जो ऑक्शन वाली जब ऑक्शन होती है मंडी में टमाटर, प्याज, आलू की सब्जियों की, तो जो वो रेट है और उस रेट के मुकाबले में मार्केट के रेट में बड़ा फर्क है। मैं 35% आपको बड़ा मोहतात, ऑक्शन नहीं, ऑक्शन होके आप बात मैं आपको बड़े मोहतात आप कहां से लेके आएंगे? ये ऑक्शन में स्टाफ जो है वो खरीदारी करेगा, फिर वो बेचने के लिए जाएगा। कंपैरेटिवली कहां से लेके आएंगे? देखिए 4000 पॉइंट्स को मैनेज करना आसान है या 40 पॉइंट को मैनेज करना? 4000 को मैनेज नहीं करना, आपने पहुंचाना कुछ नहीं है। बेहतर मैनेजमेंट, मैं बेहतर आपके पास सब्सिडाइज आटा पहुंचाया आपने लोगों को? चले मुझे बता जो आप कैश हैंडलिंग की बात करें, सब्सिडाइज आटा पहुंचा लोगों के पास? नहीं पहुंचा। कैश हैंडलिंग इशू है ट्रक। आमिर भाई, लेकिन ये जो ये यूटिलिटी स्टोर से जो थैले चेंज हो रहे हैं वो कौन जिम्मेदार है? पकड़े जा रहे हैं कि नहीं? कल वैसे मरकजार कॉलोनी में पड़ा छापा, आप देखिए वहाँ पकड़े, मरकजार कॉलोनी नहीं आप थी, देखिए कि उसके साथ हमारे में लगा एक आबादी थी। सिस्टम, हमारे यहाँ चूंकि सिस्टम में ये बात कर रहा हूँ कि अगर 40 या 50 पॉइंट्स होंगे शहर में तो उनको मॉनिटर करना आसान है, उनकी कैलकुलेशन आसान है, हर काम उनका निस्बतन बेहतर है। वालों को पैसे देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। नहीं, टेंटों की बात नहीं, टेंट गवर्नमेंट आप हर इलाके में यूटिलिटी स्टोर के साथ एक स्टोर जो है वो अपॉइंट कर दे, यार ये स्टोर है, यहाँ से भी सब्सिडाइज आमिर भाई, तजवीज आपकी बहुत अच्छी है, राव साहब भी बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नियतों का फुकदान जो है ना, आप देखिए आपके पास 12 मॉडल बाजार हैं, वहां पे तो टेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उनकी तादाद बढ़ा दें, मॉडल बाजारों की तादाद बढ़ा दें, आप मुस्तकिल उनको कर लें, मुस्तकिल बाजार कर लें, मुस्तकिल ही आप दें, क्यों रमजान में सिर्फ आप ये कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपको असल में आपको वो एक्सपेंडिचर्स नजर आ रहे हैं जो कि आपकी नजर से गुजरे हैं, आपको वहां पर आने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं। वो लोग बेचारे तो 2 रुपए के लिए, उनकी करोड़ों रुपए के लिए तादाद करोड़ों में है, यहाँ लोग लगते हैं। भाई ये आपका मसला नहीं है, आपका मसला नहीं, आम आदमी का मेरा मसला ही है। इन दोनों में तो इत्तेफाक राय नहीं होने वाला, हम खबर चेंज कर लेते हैं। लेकिन मैंने सोल्यूशन ये निकाला है, तजवीज आमिर भाई की बहुत अच्छी है, राव साहब भी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, दोनों काम बहुत अच्छे से खुश उसलूबी से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नियतों में खोट है वो खत्म हो जाए तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। दोनों सूरतों में आप दोनों तरीके इंप्लीमेंट करके देख लें। जिन लोगों ने अवाम को सहूलत नहीं देनी वो नहीं देंगे, मिडल मैन की जगह सरकारी अफसर आ जाएंगे, पैसा उसी तरह खाए, बस ऐसे ही है ना। खैर, कल की बात कर लेते हैं जी। गवर्नर बलीगुर रहमान की मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है, निगरान वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। निश्तर हॉस्पिटल का पहला फेज मई और दूसरा फेज सितंबर में फंक्शनल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुराद अली शाह साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब और सिंध के कच्चे के जराइम पेशा अफराद का मिलकर सफाया करेंगे। आमिर भाई, मैं बहुत अच्छा था, अगर ये निश्तर हॉस्पिटल वाली तो बहुत ही अच्छी है, हॉस्पिटल्स पे तवज्जो दे रहे हैं, कभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, कभी मेंटल हॉस्पिटल, कभी मियां मुंशी हॉस्पिटल, कभी सर्विसेज, कभी PIC जाना चाहिए निगरान वज़ीर आला को। और लाहौर से बाहर भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें से ये निश्तर हॉस्पिटल भी है, इनको खुद भी विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ के लोगों को क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। अब आ जाते हैं कच्चे के इलाके के ऊपर, क्योंकि मैं रोही को देखता हूँ, मुझे बहुत सारी खबरें मिलती हैं। आजकल वो हनी ट्रैप भी चल रहा है, कभी लड़की की आवाज़ में, कभी अभी वो ढोल वालों को पकड़ लिया, 9 बंदों को 1 करोड़ रुपये मांग रहे हैं उनका।
अच्छा, ये होता ये है कि ये जब पंजाब से ऑपरेशन शुरू किया जाता है सिंध की तरफ भागते हैं। अगर सिंध से भी ऑपरेशन किया जाए तो ये बलोचिस्तान, ये इलाका ऐसा है कि इसको चारों सूबे लगते हैं, इसको तकरीबन चारों सूबे लगते हैं, खैबर चारों पख्तूनख्वा भी ऐसे लगता है ही है, इसको। एग्जैक्टली ये बात। अच्छा, ये भाग जाते हैं। ये तो एक जिस तरह से कहते हैं कि छोटू एपेक्स गैंग यही का तो था। मुनज़्ज़म गैंग है। एपेक्स कमेटी का जैसे इजलास होता है तो ये इसके लिए भी इस तरह का एक इजलास हो जिसमें आर्मी चीफ, बड़ा जरूरी है। चारों सूबाई वज़राए आला, तमाम फोर्सेस जिनमें आपकी रेंजर्स, आपकी एफसी, आपकी पुलिस शामिल हो, ये कंबाइन ऑपरेशन शुरू किया जाए। एक गोल चक्कर की शक्ल में इनको भागने का रास्ता ना दिया जाए और जो देहाती इनके साथ शामिल है उनको भी मार दिया जाए। बिल्कुल आपने क्योंकि पनाह भी वही देते हैं, वो कहते हैं जी मेरे तायदा पुत्र है इतने कितने अरसे तो रह रहे हैं, बड़ा असला नजर नहीं आता। ये मुझे वैसे पता है वहाँ संजीदा होता इशू क्या है। कई ये संजीदा मरतबा इशू है। बसेस लूटने की के वाकयात रिपोर्ट यार, में अब तो अगवा इज्जतें बरए लूटने तूफान। का अभी मामला शुरू हो मैं गया। रिसेंटली देख रहा था, एक टूरिस्ट था, उसकी बाइक को जो बड़ी वायरल भी हुई और वो फुटेज भी सामने आई, उसको भी रोका गया। वो गालिबन सिंध का कोई इलाका था, बहुत ही परेशान और ये पूरा एरिया चूंकि बॉर्डरिंग एरिया बनता है चारों प्रोविंसेस का, बलूचिस्तान भी वहीं पे, KPK भी वहीं पे लगता है, और डेरा इस्माइल खान की तरफ से निकल एग्जैक्टली DG खान और ये राजनपुर लिया, ये सारा जो एरिया है, इस पर एक मौसर ऐसी टीम्स तश्कील देने की ज़रूरत है। एपेक्स कमेटी की बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम उस वक्त एपेक्स कमेटी बैठती है जब कोई बहुत बड़ा सान्या होता है। हम हमेशा सान्याहात के इंतज़ार में रहते हैं। ये अलमिया है, ये क्यों नहीं एपेक्स कमेटी हफ्तावार इसका इजलास होता और इस पे मॉनिटरिंग की जाए, इसकी मॉनिटरिंग की जाए कि लॉ एंड ऑर्डर, बराह रास्त ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है और आपकी शाहराहें महफूज रखने का ये मामला है, इसको आपको देखना है। तो कल ये जो जिस तरह से डिस्कशन हुई है वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध की गवर्नर पंजाब से, तो जाहिर है गवर्नर पंजाब का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, तो फिर ये इशू भी डिस्कस बीच में हुआ। मगर जो यकीनन हॉस्पिटल्स भी इस गुफ्तगू का खासा रहा है, तो अल्लाह करे कि और ज़्यादा हॉस्पिटल्स की हालत ज़ार को बेहतर करने के हवाले से जो हुकूमतें कर सकें इनको ज़रूर करना चाहिए। ये इससे ज़्यादा और आम आदमी को, गरीब को रिलीफ मिल जाए, ख़ास तौर पे सेहत सहूलियात डोर स्टेप पे मिल जाएं, तो मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा बड़ा ज़िंदगी में सुकून तो कोई भी नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, अगली खबर की तरफ आएंगे हमारे साथ भी। वेलकम बैक वंस अगेन। और कल के हालात आपके सामने थे, कुछ मार्केटें बंद थी, कुछ खुली भी थी, कुछ ज़बरदस्ती बंद कराई गई। मैशत का पहिया चलने दे, बिजनेस कम्युनिटी ये कह रही है, और कह रहे हैं जी हड़तालों से बहरान मज़ीद बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मुतासर इन हालात में वो लोग होते हैं जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं, और उन्होंने वही पैसे हर रोज़ के लेकर घर जाके अपना और अपने बच्चों का पेट पालना होता है। आमिर भाई, मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस पर इतराज़ नहीं है, चलिए आप करें, हड़ताल करें, आप दुकानें बंद करवाएं, लेकिन मेरे नबी के नाम पे ना करें प्लीज़। मैं इस पर वैसे ही मैं आउट ऑफ माइंड हो जाता हूँ या जज्बात में मैं पागल। नारा आप नबी का लगाएं और मजदूर से उसकी मजदूरी छीन जाए। बिल्कुल नारा आप नबी का लगाएं और किसी के घर का चूल्हा ठंडा हो जाए। नारा 25 लाख लोग कल रोजगार नहीं कमा पाए। सही कह रहे हैं आप। और ये जो तस्वीरें हैं ये देख रहे हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ, ये नबी का नाम लिवा है, मैं इनका बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनके हुलिये चेक करें जिन्होंने दुकानें बंद कराई और जिस तरह इन्होंने ताजरों को मारा है। और पूरे मार्केटों के जो सदूर हैं, एक सदर जो शालमी के हैं, उनको तो उनके साथ हाथापाई हो गई। तो मुझे बताएं कि किसी का रोजगार छीन कर इनको क्या मिला? बिल्कुल सही कहा। क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? आप ज़रूर जद्दोजहद करें, सियासी जद्दोजहद ये होती है, आप एक प्रोसेशन का ऐलान करें, एक जलसा करें, एक जुलूस निकालें, मैं उस पर हक में हूँ, रैली निकालें, किसी का कारोबार बंद ना करें। तो रैलियों से कारोबार ही बंद नहीं, रैली से एक इलाके का कारोबार बंद होता है। मैं ये नहीं कहता वहाँ पे उस इलाके के लोग, क्या उस इलाके के लोग निकलते हैं ना, वहाँ पे दुकानदार नहीं है, क्या कुछ देर के लिए चले एहतजाज, दुकानों के किराए नहीं देने, एहतजाज का उन्होंने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देनी। एहतजाज का एक तरीका है, मसला ये है, एहतजाज का एक तरीका है, ये कोई तरीका नहीं मुझे नहीं लगता कि जिस स्टेज पे आमिर भाई हम खड़े हैं, जिस स्टेज पे हम खड़े हैं ना तो अब इस महंगाई को कोई जल्द से कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो कोई जुलूस, ना तो कोई रैलियां। इसका हल ये नहीं है। देखिए TLP ने कल ये सारी एक्सरसाइज की और जिस तरह से आमिर भाई ने कहा कि 25 लाख, और अगर आप
सिर्फ ये अंदरून शहर का अगर फिगर चेक कर लें तो आपको जब कभी आप जाएं तो आपको दर्जनों की तादाद में वो पांडी नजर आते हैं जिन्होंने बेचारों ने जिन्होंने सुबह आना है और शाम को जब उन्होंने घर जाना है तो फिर घर जाते हुए कोई 1 किलो घी, 1 किलो आटा और 1 किलो दाल चीनी और वो अपनी चीजें उन पैसों से जो दिन भर वो अपनी कमर के पीछे सामान बांध कर वो गधे की तरह काम करते हैं जी, सीधी बात। और अगर आप उनकी हालत जार देख लें उसमें बहुत ज्यादा तादाद उन बुजुर्गों की भी होती है जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आप सिर्फ सरमायादार ताजर की बात ना करें, आप बदकिस्मती ये है कि हम जब एनालिसिस भी करते हैं अपने तौर पर तो हम लिबर्टी मार्केट के शाना जो बड़े बड़े जूलर्स और बड़े बड़े क्लॉथ की जो मार्केट्स हैं उनको देखते हैं, लेकिन हमारी नज़र से वो लोग नहीं गुजरते क्योंकि हम तवातर से जाते रहते हैं रिपोर्टिंग किसी ना किसी इशू के हवाले से। तो हमें पता है कि जो कारोबार के हालात हैं पहले ही बहुत कोई हौसला अफजा नहीं है। यानी आपने अगर अंदाज़ा लगाना है तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर किसी ने 10 करोड़ का सर्दियों का सामान डाला है और वो बेचारा सारा दिन दुकानदार भी वैसे का वैसे बैठा है और उस दुकानदार के वैसे बैठने की अगर वो 10 ग्राहकों को डील करता है तो उसका सामान उस पांडी ने जो बाहर बैठा है इस आस में कि ग्राहक आएगा होलसेल की दुकान पे और ये सामान वो आगे गाड़ी तक पहुंचाएगा तो उसको कोई 50-100 रुपया मजदूरी होगी और इससे ज़्यादा है नहीं। एक तो फैक्टर ये है। दूसरी बात ये है कि जो ताजर बरादरी है उनकी 98% ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें अपनी नहीं हैं, किराए पे हैं दुकानें। और किराया दुकानों का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको फिर चूँकि बाज़ जगह पर हमें भी देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं किराया इस माह का नहीं निकल सका, बिजली का बिल नहीं निकल सका। तो ये सारे वो हालात हैं जिनको कोई भी फैसला करने से पहले आपको इन हालात को भी मद्देनजर रखना है। अगर इन हालात को आप मद्देनजर रखें तो फिर आप हड़ताल जैसे इससे फायदा कोई नहीं है। बिल्कुल फायदा कोई नहीं है। एक टके का फायदा नहीं है। आज क्या हालात करें, आज उसका रिजल्ट क्या है, कोई वो बता दे। लाखों घरों के चूल्हे बंद करवाए हैं। मेरे पास वक्त कम है, मुझे इस पे एक कमेंट चाहिए। लिबर्टी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑटोमेटेड मशीनें नस्ब, डिजिटल पार्किंग सिस्टम शुरू किया गया है, माफिया कंट्रोल हो जाएगा। आमिर भाई अल्लाह करे हो जाए। मैं तो मॉल पे गया था तो गाड़ी लगाई तो उसने पर्ची दे दी, वापस आया तो उसने कहा जी 50 रुपए दे दो। मैं कोई 20 लिखे हुए ने 30 लिखे गड्डी से 30 लिखे ने 30 लिखे ने कहता 20 रुपए साड़ी चाह पानी है। मैं कहा मैं तेन चाह क्यों पिलावा? फिर कहता नहीं भाई तुम ले लो वापस जो तुम बहस कर। इसका मतलब ये है कि वो जिसको जिस तरह से देखते मेरा हाथ खराब होते तो उसने कहा कि इसके 50 ले लो, जिसके जरा खवातीन होंगी या उस तरह के लोग होंगे। अच्छा नहीं, बाज लोग मांगते भी नहीं है उनसे 100 ले देकर वापस। ये तो आप बात कर रहे हैं माल रोड की। आप जाए नजरा एम्पोरियम, 1 घंटे के बाद आपको पता जाएगा। मेन बुलीवार्ड पे जाएं आप, ऑफिस सेंटर के साथ पार्किंग है 150 रुपया। मॉल 1 में जाएं आपको 150 रुपया लेंगे वहां पे। लेकिन ये सब दिन की रोशनी और पार्किंग का सोल्यूशन प्राइवेट जगह है। नहीं प्राइवेट जगह तो स्टोर की बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट जगह तो बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। अगर वो ये ना रखें, देखिए अगर वो प्राइवेट उनकी जगह है भाई, वो अपनी जगह पे रखते हैं, आप सरकारी जगह पर खड़ी करें और जगह जगह आपने बना लिए। अच्छा नहीं, और वहां पैसे ज्यादा लें तो वो इसका सोल्यूशन लाहौर पार्किंग कंपनी से मुतालिक मैं चूंकि बीट भी काफी अर्सा की है, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि इसको आउटसोर्स किया गया और जो आउटसोर्स करने के बाद जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अप्लाई करें, गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा करें, तो ही मामला जो है वो हल हो सकता है। 1-2 साइट्स को डिजिटाइज करने से ये आप ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तो ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली चलें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपको पता तो चलेगा कि इनकम है कितनी और स्ट्रीमलाइन यही तो मामला है, यही तो मामला है सारा जो बड़े अरसे से बिगड़ा हुआ। पार्किंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं जो ट्रैफिक की रवानी को मुतासर कर रहे हैं। मसाइल आपके हैं पार्किंग की और गैर कानूनी पार्किंग साइट्स को। और पार्किंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो ये था आधे ट्रैफिक की वजह से, आधे पार्किंग की वजह से लोगों को चलो महंगाई तो लोगों को जो फैसिलिटेट किया जाए पार्किंग के लिए। लेकिन पार्किंग कंपनी की जब भी बात होती है, जो भी सरबराह आता है वो ये कहता है कि रेवेन्यू कम हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। और भाई रेवेन्यू पैसे कमाना तो इसका मकसद ही नहीं है। इसका तो मकसद है लोगों को बेहतर पार्किंग की सहूलत यहाँ लोगों को फैसिलिटेट करना किसी का मकसद नहीं है। हर चीज से पैसे कमाए जाते हैं। जहाँ आपके सेहत और तालीम से पैसे कमाए जा रहे हैं वहां पे बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक और हेडलाइंस, उसके बाद दोबारा आते हैं शो में, हमारे साथ ही रहिए।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं उन लोगों से जो कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बरकरार रखने में और पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा दूसरे ममालिक में जाकर दिखाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ना सिर्फ मुस्बत चेहरा बल्कि पाकिस्तान के लिए हमेशा सोचते भी हैं और पाकिस्तान में किस तरह से बिजनेस के मौके पैदा किए जा सकते हैं इस बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं। हमारे आज के मेहमान जो हैं वो फ्रांस में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, ज़िला अटक से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन हमेशा हमने ये देखा कि ये ओवरसीज़ जो हैं हमारी मुल्की मैशत में जहाँ बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करते हैं, वहीं दूसरे ममालिक में पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने के लिए इनका किरदार भी हमेशा काबिल ज़िक्र रहा है। सो आज के मेहमान का तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। सरदार ज़हूर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन बिजनेस फोरम फ्रांस, CEO शमा ग्रुप ऑफ कंपनीज इन फ्रांस। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अभी ऑफ कैमरा में आपसे पूछ रही थी तो आपने कहा 32 साल से आप फ्रांस में हैं। सो मैं समझती हूँ ये ओवरसीज जो हैं मुल्क की मैशत को चाहे संभाला देने की बात हो, मुल्क के इमेज को बरकरार रखने की बात हो, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। क्या कहेंगे जी? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी ओवरसीज हैं वो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। एग्जैक्टली। हम लोग जब पाकिस्तान से जाते हैं तो अपनी एक नीड्स, अपनी फैमिली की नीड्स और अपनी ये ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली को बिल्ड करने के लिए यहाँ से अपना मुल्क, यानी किसी का मैं नहीं समझता कि किसी का बहुत मुश्किल होता है, किसी का जी नहीं करता अपने मुल्क को छोड़ने को, अपनों को छोड़ने को, लेकिन बहरहाल हालात के हिसाब से। इसी तरह आज से बहुत साल पहले मैं भी यहाँ से मूव करके फ्रांस गया और वहाँ से, यानी कि मैं हमेशा इस तरह बात करता हूँ जी कि मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है उनको थोड़ी सी उन लोगों से मोटिवेशन मिलती है कि जो अपने मुल्क से बाहर गए हैं, ओवरसीज हैं और वहाँ जाकर उन्होंने मेहनत करके अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया, अपनी फैमिली को भी बिल्ड किया। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जब यहाँ से गया था तो मेरे पास इन्हीं के एक पैंट और एक शर्ट थी, खाली हाथ गया था। ठीक है जी। तो आज अल्लाह की मेहरबानी है कि हम फ्रांस जैसे मुल्क में, हमारा बिजनेस फ्रांस में भी है, इटली में भी है, यूके में भी है। तो मैं उन लोगों के लिए हमेशा बात करता हूँ कि जो हमारी आने वाली नस्ल है। लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि इसके पीछे आपकी अनथक मेहनत भी होगी। ये कुछ आजकल के हमारे नौजवान जो है ना वो चाहते हैं कि दिनों में ही कुछ हो जाए, कुछ महीनों में ही कुछ हो जाए, लेकिन एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा होगा आपको। उसका देखें ना जी, मैं समझता हूँ कि जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं ना वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। आप देखिए, एक ज़िंदगी है हमारे पास, ये देखने में तो आप कहते हैं मैं 60 साल का हो गया हूँ, 70 साल का हो गया हूँ, 80 ईयर मेरी एज हो गई है, लेकिन ये पलकों में गुजर जाती है। मुझे अब इतने साल हो गए फ्रांस में तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कल ही गया था। तो इसमें ये होता है कि आपने अगर ऑनेस्ट तरीके से और दूसरों लोगों को साथ लेके चलना है, आपने अगर आप में ये विल है कि आपने बाकी जो लोग आपकी टीम का हिस्सा है खास करके उनको आप साथ लेके चलते हैं। मेरे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि भाई मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुशक होने से पहले मिलनी चाहिए। ठीक है जी। तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि जब हम फ्रांस में बिजनेस कर रहे थे तो उस वक्त हमारे साथ हादसा हुआ, तो स्टोर में यानी कि आग लग गई। और जब सेकंड डे मैं कुछ दिनों बाद सैलरी का टाइम आ गया तो मैं अपने जो दोस्त जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, जब उनको मैं सैलरी दी तो वो लड़का जो है वो कहता है भाईजान आप देखें इतना बड़ा आपका नुकसान हो गया तो आप मुझे फिर भी सैलरी दे रहे हैं। मैंने कहा देखो, आपकी सैलरी और आपकी ज़रूरत जो है वो महदूद है, बिल्कुल, तो आपने किराया भी देना है, सारी चीज़ें करनी है। तो मैं समझता हूँ कि आपने अपने आप को जब बिल्ड करना है, आपने आगे लेके जाना है, तो उसमें पहली जो चीज़ है आपने उसको ऑनेस्ट तरीके से, मेहनत से और टाइम दे के आपने आगे जाना है। तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद भी करता है। कामयाबी का राज ही ये होता है कि आप मेहनत करें, लगन से काम करें और किसी का हक जो है वो उसको उसके टाइम पे दें। तो मेरे ख्याल से आपके लिए खुद ही आपके रास्ते हमवार होते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहाँ पर रोल कैसा देखते हैं आप? पॉजिटिव रोल है, किस तरह से पॉजिटिव बनाया जा सकता है? सजेशंस आपके पास क्या हैं? देखिए जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, जैसे कि मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ कि जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी अबाउट जहाँ पे भी हैं वो लोग,
चाहे वो अमेरिका में है, यूरोप में है, किसी भी कॉन्टिनेंट में है, उनका रोल जो है एक एम्बेसडर की सूरत में वो घूम रहा है। एक तो एम्बेसडर हमारा वो होता है जो एम्बेसी में अपॉइंट होता है, दूसरे हमारे वो लोग हैं जो वहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी जो है उससे ही हमें सबक मिलता है, उससे हमारा इमेज बनता है। तो मैं समझता हूँ जी पाकिस्तानी हमारे लोग जो यहाँ से जाते हैं, बहुत सारे लोग कामयाब बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करके अपने घर और अपने मुल्क को फीड कर रहे हैं एज ए ज़र मुबादला, और अपने यहाँ पे चाहने वालों को, अपने अजीज़ों को वो, और उसमें मैं ये समझता हूँ जी कि जितना भी फेयर और बेहतर तरीके से वहाँ पे हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो इस तरह हमारे मुल्क का इमेज जो है वो सामने आएगा। हमारे लोग जैसे कभी फ्रांस में देखें, जब मैं गया था तो फ्रांस की जो पोजीशन थी या जो वहाँ पे जो तरक्की हो रही थी या जहाँ का जो स्ट्रक्चर था, आज के हिसाब से वो बहुत आगे चला गया है। तो इसी तरह पाकिस्तान भी माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, लेकिन हमें इसमें और मेहनत की और लगन के साथ काम करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी वो जहाँ पे वहाँ काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी एम्बेसीज जो हैं वो वहाँ पे उनको बैकअप देती हैं। हमारे आज अगर फ्रांस की बात करें तो हमारा एम्बेसडर जो अभी आसम इफ्तिखार साहब अभी हाल ही में वो लाहौर से उनका तल्लक भी है, गए हैं, वो बड़ा अपनी कम्युनिटी में अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। अपने मुल्क का इमेज बेहतर करने के लिए हम जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको इकट्ठा करके उसके ऊपर जो है वो हम सब लोग काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान का इमेज जो है उसको बेहतर करें और उसको आगे लेके जाएं। इसी तरह से अगर ये किरदार रहा तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का इमेज जो है वो बन जाएगा, बनना भी है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे इसी तरह से जारी रहेगा। पाकिस्तान के मौशी हालात आपके सामने हैं और हम कहते हैं कि हमें अब बाहर ममालिक की तरफ जो है वो ऑब्वियसली देखना पड़ता है, हमारे नौजवानों को जाना भी पड़ता है अपने कारोबार के मौक़ों के लिए। सो हम कैसे फ्रांस की हेल्प से अपनी मशरत को संभाला दे सकते हैं? देखिए जी, आपके सवाल में दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हमारे जो यंग जनरेशन है उनको बिल्कुल अपने मुल्क में मेहनत करनी चाहिए, यहाँ भी अपने मुल्क में इकनॉमी में और यहाँ की तरक्की में उनको किरदार अदा करना चाहिए। दूसरा, जो लोग यहाँ से फ़ॉरन किसी जगह भी जाना चाहते हैं तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उसका जो लीगल वे है और जो बेहतर वे है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। देखें, मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें अपना ज़ाती जो कैपिटल होता है उसको बिल्ड करना होता है। जो आपकी ज़ाती कैपिटल है, एक बंदा जाता है फ्रांस एम्बेसी जाए, यूके जाए, कहीं भी जाए, चाहे वो हमेशा ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो जी यंग बंदे को एम्बेसीज जो है वो वीज़ा नहीं देती हैं। ऐसी बात नहीं है। यंग बंदे को भी अपने आप को यानी कि अगर बेहतर तरीके से मुतारफ़ करवाएगा, अपना कैपिटल बिल्ड करेगा, इट्स मीन यानी कि वो अच्छी स्टडी करे, मेहनत करे, अपने आप को बिल्ड करे, यानी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे नौजवानों है, के लिए मौजूद है। और वो जिस तरह इनलीगल तरीके से लोग जाते हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपनी फैमिली का, वो उस तरह नहीं होना चाहिए। और अच्छे खासे पैसे उधर भी खर्च करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा जी, बहुत पैसे। और घर से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बेचारे ज़मीनें बेच के, अपने घर के जेवरात बेच के वो सफ़र पे जाते हैं और आखिरकार यानी कि उनके साथ हादसे भी होते हैं। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पे आजकल यूरोप में स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एक बेहतर और अच्छा वे है कि वहाँ स्टडी के लिए जाएं और अपने आप को वहाँ पे बिल्ड करें, वहाँ पे सीख कर आएँ और वापस आकर अपने मुल्क में भी सर्विस करें। और वहाँ भी फिर अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आपको वो गवर्नमेंट भी वेलकम कहती है और आप वहाँ भी काम अपना लीगल तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी तालीम के साथ साथ वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, वो अपना बोझ खुद उठा बिल्कुल है, बिल्कुल है। सही। तो वो स्टूडेंट्स जो कि तालीम की गर्ज से जाना चाहते हैं उनके लिए भी मौके मौजूद हैं, वो लोग जो कि कारोबार की गर्ज से जाना चाहते हैं उनके लिए भी मौके मौजूद हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग एक प्रॉपर वे, जैसा कि हमारे मेहमान ने कहा, आपको वो इख्तियार करना होगा और इस तरह आपके मुल्क का इमेज भी अच्छा रहेगा और आपको जो आपका टारगेट है इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? देखिए जी, पाकिस्तानियों के लिए मैसेज मेरा ये है कि आजकल जिस सिचुएशन से हमारा मुल्क गुजर रहा है, मैं समझता हूँ हमें यूनिटी की ज़रूरत है। अगर आज भी हम एक पेज पे आ जाए, हम एक होकर अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए इकट्ठे होके मेहनत करें, लड़ाई लड़ें, उसको आगे लेके जाएं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा चैलेंज है जिसका हम मुकाबला ना कर सकें। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी मेहनत से
हम लोग हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। इसके लिए कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी जाने से पहले एक अपडेट आप तक पहुंचानी है। लेस्को चीफ अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद आपको कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। किताब से जो आपका रिश्ता है उससे तो कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, और किस तरह से किताब जो है वो एक मुस्बत किरदार किसी की भी ज़िंदगी में अदा करती है, किस तरह से किताब से लगाओ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। बड़ी बड़ी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए शौक़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहर लाहौर में एक बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। इसकी डिटेल्स हमने आपको बतानी है, कैसे आप इसमें शिरकत कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे, और इस बुक फेयर में कौन कौन से मज़ीद जो हैं वो चीज़ें शामिल की गई हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जी मियाँ बाबर हमीद साहब मौजूद हैं, CEO जदीद एजुकेशनल सर्विसेज। खुश आमदीद कहेंगे अपने शो में। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। थैंक यू, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू के लिए मुझे मदऊ किया, और आपकी चैनल की विसासत से ये एक बहुत अच्छा पैगाम जो है अहले लाहौर और अहले पंजाब और पाकिस्तान तक पहुँचेगा। ये मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये 36वां इंटरनेशनल बुक फेयर है जो लाहौर में मुनक्कद हो रहा है, और ये 38 साल से ये हमारा जो लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर ट्रस्ट है ये इसको मुनक्कद कर रहा है। सिर्फ इसमें 2 दफ़ा गैप आया, एक दफ़ा कोरोना की वजह से और एक दफ़ा कोई और इसी तरह का कोई मसला हुआ था, नहीं आ रहा। पहले ये छोटे पैमाने पर हम अलहमरा आर्ट काउंसिल में करते थे, उसके बाद हमने ये फोर्ट्रेस स्टेडियम में करना शुरू किया, और जब से यहाँ एक्सपो सेंटर बनाया जौहर टाउन में, हम यहाँ कर रहे हैं। माशाल्लाह इसमें बहुत से दुनिया से पब्लिशर आते हैं जो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू यहाँ अपने स्टॉल्स लगाते हैं, और यहाँ लेटेस्ट जितनी भी बुक्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। तालीम के अलावा भी जितने भी ये जो करंट टॉपिक्स होते हैं या जो रिसर्च होती हैं उनकी किताबें भी यहाँ अवेलेबल हैं। और इसमें ये 5 रोज़ा फेस्टिवल हो रहा है जो 1 मार्च से 5 मार्च तक चलेगा, यानी कल से, और सुबह 10:30 बजे से रात 10:30 बजे तक इसमें होगा। और इसके अंदर मैं ये भी बताता चलूँ कि किताबों के अलावा इसमें हमने एक एक्टिविटी कॉर्नर भी बनाया है जहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें हम बच्चों को पुतली तमाशा, नानी कहानी, जादूगर आता है, उसके बाद और बड़ी एक्टिविटीज़, कलरिंग एक्टिविटीज। अच्छा, आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप एक किताब मेले का इनेकाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि बच्चे इस मेले को देखने के लिए आएँ। ऑब्वियसली बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी, वो उन स्टॉल्स की तरफ रुख करेंगे तो किताबों की तरफ भी आएंगे। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका। बिल्कुल, उसमें यानी कलरिंग कंपटीशन, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। और उसके बाद एक और बड़ा अच्छा मामला होता है कि जो बहुत से इदारों के ऑथर जो हैं वो मौजूद होते हैं बुक स्टॉल पर, और आपको पता है कि ये बड़ा आनर होता है कि किसी ऑथर की ऑटोग्राफ शुदा किताब उससे लेना और ख़रीदना, यानी ये बड़ा अच्छा बात है। और उसमें ये है कि बहुत से अदारे जो हैं यहाँ वो 50% तक डिस्काउंट भी देते हैं अपनी किताबों के ऊपर। और एक और बात बताता चलूँ कि ये जो बुक फेयर का मकसद है, ना इंतज़ामिया का और ना जो अदारे जहाँ जो एग्ज़िबिटर हैं उनका मकसद ये नहीं यहाँ प्रॉफिट कमाना, ये है कि लोगों के अंदर एक शऊर और इल्म और किताब जो है हर घर तक पहुंच जाए। इसका मेन मोटिव ये है कि हमारे यहाँ जो रीडिंग हैबिट्स कम होती जा रही हैं वो लोगों को, बच्चों को। अच्छा, अब आपने कहा कि हैबिट्स वाकई कम हो रही हैं क्योंकि हम दौरे जदीद में ये लैपटॉप, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स इस तरफ आ चुके हैं। आपके जो माजी के एक्सपीरियंस रहे इस किताब मेले के, बताइएगा लोगों का कैसा रश रहता है, फीडबैक कैसा आता है? मेरा ये ख्याल है कि एक्सपो में जो बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें ये आप इसको दूसरे या तीसरे इवेंट में गिन सकते हैं जिसमें रश होता है। यानी यहाँ रात को सच्ची बात है कि लाइटें बंद करके लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अब आप चले जाएं, यानी वक्त ख़त्म हो गया है। इतना ज़्यादा लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं और हर वक्त रश रहता है, तकरीबन हर वक्त रश रहता है, बहुत लोग इसमें अच्छा जी, अब किस टॉपिक की, क्योंकि अब कुछ लोग होते हैं अदब से उनका ताल्लुक होता है, कुछ फिक्शंस, कुछ साइंस से ताल्लुक रखते हैं, मतलब अब यहाँ पर बुक्स किस, अब ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक अगर बुक्स हैं तो वो वहाँ जा सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि लाखों टाइटल्स मौजूद हैं और कोई भी आप टॉपिक ले लें,
कोई रिसर्च का टॉपिक हो, कोई अदब का टॉपिक हो, हर चीज़ अवेलेबल है। यानी जब आप कहते हैं वाक़तन लाखों टाइटल, तो लाखों टाइटल हैं। यानी एक ही छत के नीचे मेरा ये ख्याल है कि 10 से 15 लाख टाइटल होंगे। इतने लोग अपनी चीज़ें लेके आते हैं, इतनी कलेक्शंस आती हैं, और उसमें दिलचस्पी भी दोस्त बहुत ज़्यादा लेते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं, और सारा साल लाहौर को इसका इंतज़ार होता है। और अगले साल भी हम इसको बल्कि जनवरी में, अपना फरवरी में कर रहे हैं, 1 से 5 फरवरी, यानी 1 महीना पहले और हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी हर साल ये चलता है। और हम आपके अदारे की वसातत से, क्योंकि आपके इस वक्त जो CEO हैं वो वज़ीर आला भी हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि किताबों के ऊपर एक्सपो सेंटर को कम से कम ये आर्डर दिए जाएँ कि इनके ऊपर जो चार्जेज़ हैं वो जो एक्सपो सेंटर के बहुत ज़्यादा हैं उनको कम किया जाए। तकरीबन 20 से 22 लाख रुपया डेली का खर्चा है। अच्छा। और आप अंदाज़ा करें कि ये जो अदारे होते हैं ये ट्रेड को प्रमोट करने के लिए होते हैं। हमें तो लगता है ये ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ये पैसे कमाने के लिए अगर आपने किताब से इंसान का रिश्ता मजीद गहरा करना है तो आपको लोगों के लिए आसानी पैदा करनी पड़ेगी। अच्छा जी, हम हर तरफ महंगाई की बाज़गश सुन रहे हैं। अब कुछ लोग किताब ख़रीदना भी चाहते हैं पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, बड़ा मुश्किल है उनके लिए महंगी किताबें फ़रोख्त करना। तो आपके इस किताब मेले में, आपके इस बुक फेयर में कुछ प्राइस भी जो डिफरेंस है वो होगा? जी, मैंने अभी अर्ज़ की कि हम इसमें तकरीबन 50% तक लोग जो है वो प्राइस जो है कम करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। हम ये देखें कि हमारी इसमें प्रायोरिटी होती है। हम अगर अपने बच्चों को किसी पिज़्ज़ा शॉप पे लेके जाएं तो हम उनको 2000 रुपये का पिज़्ज़ा खिला देते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर 500 की किताब लेनी हो वो हमें महंगी लगने लग पड़ती है। असल में ये प्रायोरिटीज़ भी हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी पब्लिशर, क्योंकि जितनी कम तादाद में किताब यहाँ छपती है, जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि किताब जब कम छपती है तो उस पर फ़िक्स एक्सपेंडिचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो वारा ही नहीं खाती। लेकिन फिर भी हमारे पब्लिशर्स की हिम्मत है कि वो ये काम कर रहे हैं, ये खिदमत है, सच्ची बात है। अच्छा, जो अब हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, किताबों की इशाअत पर ये किस तरह से असरअंदाज हों? ये देखें जी, इसमें अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेरा ये ख्याल है कि अखबारों की इशाअत को तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन अगर आप बाहर की बैरूनी दुनिया जहाँ लोग ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, वहाँ अगर आप बुक पब्लिशिंग की तादाद को देखें तो मेरा नहीं ख्याल को ख़ास फ़र्क पड़ा है। अभी भी लाखों और करोड़ों की तादाद में उनके टाइटल्स जो हैं उनकी इशाअत हो रही है, और पाकिस्तान में भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि आप ये देखें, किताब जिस वक्त हम किताब से पढ़ते हैं तो इंसान रिलैक्स होता है, क्योंकि जिस वक्त आप पेपर को पढ़ते हैं उस पर लाइट कम होती है, आपकी आँख की पुतली उतनी नहीं खुलती ज़्यादा खुलती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। ये जब आप स्क्रीन पर चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें तेज़ लाइट की वजह से आप इल्म तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हम थक जाते हैं, थकावट होती है, ऐसे ही है। जी हाँ। सो अब हमें इस मेले के थ्रू लोगों को मैसेज भी ये देना है कि किताब से हमारा रिश्ता जो है उसको बरकरार रखना है। कुछ ऐसी मोटिवेशनल वहाँ पर गुफ्तगू भी होगी कि लोगों को बताया जाए कि असल में किताब की अहमियत है क्या? जी, वहाँ हमारे पास 2 छोटे हाल होते हैं, और वहाँ कुछ लोग अपनी बुक लॉन्च भी करते हैं, और उसके अलावा वहाँ हमारे मुख्तलिफ़ औकात में सेमिनार्स चलते रहते हैं, जिसमें एक स्पेशल सेमिनार हमने रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए वो भी एक हो रहा है, जिसमें दानिश्वर आ रहे हैं। वो गालिबन हफ्ते को हमारा वो 4 बजे होगा। उसके अलावा ये जो मैंने बताया एक्टिविटी एरिया, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों की दिलचस्पी के लिए, बल्कि बड़ों की दिलचस्पी के लिए भी होते रहते हैं। इवन एक हमारा मुज़ाहिया मुशायरा भी होता है, और एक वैसे भी ऑनलाइन मुशायरा भी होता है, जिसमें हम पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से शायर को जो शोरा हजरात हैं वो उसमें शरीक होते हैं, और बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है। ये 5 दिन आपकी टाइमिंग्स भी यही रहेंगी और पूरा दिन लोग आ जा सकते हैं, फैमिलीज के इसके अलावा भी लोग आ सकते हैं? जी, इसमें यानी एंट्री मुकम्मल फ्री है, सुबह 10:30 से रात 10 बजे तक, और वहाँ पार्किंग भी फ्री है, और कोई भी आ सकता है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, फैमिली भी आ सकती है, हर उम्र के लोग आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इतना अच्छा समा होता है, जिस वक्त मैं खुद देखता हूँ हमें थकावट हो गई है वहाँ सारा दिन रह के, तो हम एग्जिट के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हर बंदा चाहे 1 किताब लेके या 10 किताबें लेके अपने हाथों में बंडल लेके निकल रहे होते हैं। अच्छा, क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग ही आते हैं? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस है, जी जी, बहुत नौजवान या बुजुर्ग हजरात, या हर एज ग्रुप के लोग? जी माशाल्लाह जी, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, और मैं तो ये भी देखता हूँ कि लोग 30-30, 40-40 किताबें भी खरीद के लेके जाते हैं, पूरे साल का कोटा लेके जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस होता है, और हर एज के लोग। चलिए जी, गुड लक। हम चाहेंगे इस दफ़ा भी लोग आएँ, क्योंकि किताब से मोहब्बत
अगर हम देखेंगे बढ़ेगी, लोग पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ये चीज़ें आपके मुल्क का मुस्तकबिल जो है मज़ीद रोशन करती हैं, तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये है जी कि हम ये चाहते हैं कि जिस वक्त आप किसी के साथ किसी आथर की किताब पढ़ते हैं तो आप उसकी पूरी ज़िंदगी का नॉलेज ले लेते हैं। जो कहते हैं कि अच्छी सोबत इख्तियार करो, तो उससे ज़्यादा अच्छा एक अच्छी किताब पढ़ने से आपको इल्म और अमल की रोशनी मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को, क्योंकि हमने अपनी बड़ी नस्ल को तो इस तरफ राग़ब नहीं किया, अपने बच्चों को आप इस तरफ राग़ब करें ताकि वो हमारी आइंदा आने वाली नस्ल एक अच्छी बाशऊर नस्ल पैदा हो इंशाल्लाह। और ये सबको मिलकर जो है करना है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, और इस तरह के जितने भी लोग मैदान अमल में हैं, मेरे ख्याल से उनका किरदार भी बहुत ज़बरदस्त है। उनकी हौसला अफजाई करने की भी बहुत ज़रूरत है, और इनकी हौसला अफजाई इसी तरह से होगी जब हम और आप बढ़ चढ़कर इस तरह के इवेंट्स का हिस्सा बनेंगे, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, उनको बताएंगे कि असल में किताब से रिश्ता कितना ज़रूरी है और किताब की अहमियत है क्या। किसी भी दौर में चाहे जितनी मर्जी जिद्दत आ जाए, किताब का कोई नेमुल बदल नहीं है। सो इस चीज़ को हमें समझना भी है और अपनी आने वाली नस्लों को समझाना भी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम नाज़रीन आपको ज्वाइन करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट्स का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले आज के भाव। अच्छा जी, रेट लिस्ट आज की सब्जियों की क्या है? हमारे साथ हमारे रिपोर्टर साजिद ओपन मार्केट से हमें ज्वाइन करेंगे। जी साजिद, ओवर टू यू। अजी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में और सब्जी के सरकारी नर्खनामे में भी एक वाज़ेह तजाद पाया जा रहा है। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हैं, जबकि सरकारी नर्खनामे पर सब्जियों की कीमतें जो है वो कम है। अगर एक नज़र हम दौड़ा लें सब्जियों की कीमतों पर, तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में प्याज 160 से 170 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर की बात की जाए 44 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 50 रुपये तक बेचा जा रहा है। लहसन की बात की जाए तो 340 रुपये सरकारी कीमत इसकी मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में लहसन 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक की बात की जाए तो अदरक 600 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में अदरक 650 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। आलू की बात की जाए, आलू कच्चा छिलका दर्जा अव्वल इसकी सरकारी कीमत 38 रुपये फ़ी किलो तक मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में 40 से 50 रुपये फ़ी किलो तक आलू की फ़रोख्त जो है ये जारी है। अगर बात कर ली जाए सब्ज़ मिर्च की, 86 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक सब्ज़ मिर्च जो है ये बेची जा रही है। अगर बात कर ली जाए लीमू की, 100 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 120 से 130 रुपये फ़ी किलो तक लीमू जो है ये बेचा जा रहा है। अगर बैंगन की बात कर लीजिए 78 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक बैंगन जो है इसकी फ़रोख्त जारी है। अगर शिमला मिर्च की बात कर लीजिए 70 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक शिमला मिर्च जो है ये बेची जा रही है। अगर मटर की बात कर ली जाए तो 68 रुपये सरकारी कीमत इसकी मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक मटर की फ़रोख्त है ये जारी है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क था जो सब्जियों की मार्केट की कीमतों में ओपन मार्केट में और सरकारी नर्खनामे में पाया जा रहा है। इसका शिकवा शहरी भी करते हुए नजर आए। शहरियों का ये कहना था कि इंतज़ामिया जो है ये सब्जियों के सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन कल हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। बर्थडे आपकी ज़रूर स्पेशल बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने पिक्चर्स और नाम हमें भिजवाने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।